MSD 13 का प्रश्न संख्या 1 है, उपन्यास में यथार्थ की अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का सौदारण विवेचन कीजिए। उत्तर है परिचय। उपन्यास साहित्य की वह विधा है जो समाज के विविध पक्षों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, जिससे पाठक समाज के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य में यथार्थ की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ मिलती हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ प्रमुख है। पॉइंट 1 है सामाजिक यथार्थ। सामाजिक यथार्थ का तात्पर्य समाज की संरचना, वर्ग भेद, जाति प्रथा, स्त्री पुरुष और समानता और सामाजिक कुरीतियों के चित्रण से है। हिंदी उपन्यासकारों ने अपने साहित्य में समाज की वास्तविक स्थिति को उजागर किया है। उदाहरण पॉइंट 1 प्रेमचंद्र का गोदान। इसमें ग्रामीण जीवन, किसानों की समस्याएं, जमींदारी प्रथा और सामाजिक अन्याय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। होरी का संघर्ष सामाजिक यथार्थ का सजीव उदाहरण है। अगला पॉइंट है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण समाज, राजनीतिक चेतना और सामाजिक बदलाव को दिखाता है। इसमें बिहार के गांव की सामाजिक स्थितियों का सटीक चित्रण किया गया है। पॉइंट 2 आर्थिक यथार्थ। आर्थिक असमानता, गरीबी, शोषण, बेरोजगारी और पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभाव उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेखकों ने किसानों, मजदूरों और निम्न वर्ग के शोषण की वास्तविकता को उभारा है। उदाहरण पॉइंट 1 है गोदान में किसानों की दुर्दशा। होरी अपने पूरे जीवन में आर्थिक तंगी से जूझता है और अंततः बिना गोदान किए मर जाता है। पॉइंट 2 नागार्जुन का बलचन्मा। इसमें एक किसान के शोषण और आर्थिक संकट को दिखाया गया है, जिससे उसकी चेतना धीरे धीरे विद्रोही हो जाती है। पॉइंट 3 है राजनीतिक यथार्थ। राजनीति समाज के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करती है। कई उपन्यासों में राजनीतिक स्थितियों, भ्रष्टाचार, जन आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम को चित्रित किया गया है। उदाहरण पॉइंट 1 है मैला आंचल में राजनीतिक चेतना। इसमें ग्रामीण राजनीति, स्वतंत्रता संग्राम, कांग्रेस और वामपंथी आंदोलनों को प्रभाव को दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है यशपाल का झूठा सच। इसमें भारत विभाजन के दौरान की राजनीतिक परिस्थितियों, दंगों और सांप्रदायिकता का सजीव चित्रण किया गया है। पॉइंट 4 है सांस्कृतिक यथार्थ। समाज की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज और लोक जीवन की विविधता और उसमें होने वाले बदलावों को स्पष्ट किया गया है। उदाहरण है पॉइंट 1 मैला आंचल में लोक जीवन और संस्कृति। इसमें लोकगीत, स्थानीय भाषा और ग्रामीण संस्कृति को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट है राग दरबारी, श्री लाल शुक्ल। इसमें भारतीय ग्रामीण संस्कृति और उसमें मौजूद विसंगतियों को व्यंग्यात्मक शैली में दर्शाया गया है। पॉइंट 5 है मनोवैज्ञानिक यथार्थ। उपन्यासों में पात्रों की मानसिक स्थितियों, भावनाओं और आंतरिक द्वंद्व को प्रस्तुत किया गया है।
यह यथार्थ मानवीय संबंधों, प्रेम, अकेलापन, द्वंद्व और तनाव को दर्शाता है। उदाहरण है पॉइंट 1, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी। इसमें आत्मसंघर्ष, अस्तित्ववादी पक्ष और मानव मन की गहराइयों को दर्शाया गया है। पॉइंट 2 है मोहन राकेश का आधे अधूरे। इसमें आधुनिक समाज में पारिवारिक विघटन और व्यक्तियों के मानसिक तनाव को गहराई से चित्रित किया गया है। पॉइंट 6 है स्त्री चेतना और नारी यथार्थ। स्त्रियों की स्थिति, उनके संघर्ष, दमन और मुक्ति की आकांक्षा को भी हिंदी उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उदाहरण है पॉइंट 1, प्रेमचंद्र का निर्मला। इसमें दहेज प्रथा और स्त्री शोषण का यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट है मनु भंडारी का आपका बंटे। इसमें एक बच्चे की मानसिकता के माध्यम से तलाकशुदा स्त्री की पीड़ा को दर्शाया गया है। निष्कर्ष है हिंदी उपन्यासों में यथार्थ की अभिव्यक्ति विभिन्न स्तरों पर हुई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, स्त्री चेतना और ग्रामीण नगरीय जीवन के यथार्थ को उपन्यासकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इन उपन्यासों ने न केवल समाज को दर्पण दिखाने का कार्य किया, बल्कि सुधार और जागरूकता की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यथार्थवादी उपन्यास आज भी समाज की परिस्थितियों को समझने और परिवर्तन की प्रेरणा देने में सहायक है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 13 का प्रश्न संख्या 2 है, पूंजीवाद के उदय ने उपन्यास की आलोचना को किस प्रकार प्रभावित किया? व्याख्यायित कीजिए। उत्तर है पूंजीवाद के उदय ने न केवल आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को बदला, बल्कि साहित्य, विशेषकर उपन्यास की आलोचना को भी गहराई से प्रभावित किया। पूंजीवादी व्यवस्था ने साहित्य उत्पादन, वितरण और उपभोग के नए तरीके विकसित किए, जिससे आलोचना के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। उपन्यास जो मुख्य रूप से मध्यवर्गीय समाज और उसकी आकांक्षाओं को चित्रित करता था, पूंजीवाद के प्रभाव में नए विषयों और आलोचनात्मक प्रवृत्तियों को आत्मसात करने लगा। पॉइंट 1 है पूंजीवाद और उपन्यास का उदय। 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूंजीवाद का तेजी से विकास हुआ, जिसने समाज की आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। इस नए आर्थिक ढांचे के उदय के साथ एक नया पाठक वर्ग उभरा, मध्य वर्ग। यह वर्ग व्यापार, शिक्षा और नए उद्योगों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हुआ और उसने अपनी जीवन शैली, आकांक्षाओं और संघर्षों को प्रतिबिंबित करने वाले साहित्य की मांग की। उपन्यास इस नई सामाजिक जरूरत को पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम बना। डैनियल डेफो, रोबिन्स क्रूसो, हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स और जैन ऑस्टेन प्राइड एवं प्रेजुडिस जैसे लेखकों ने पूंजीवादी मूल्यों, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और आर्थिक गतिशीलता को अपने उपन्यासों में चित्रित किया। पॉइंट 2 है पूंजीवाद के प्रभाव में उपन्यास की आलोचना। क है यथार्थवाद और सामाजिक आलोचना का विकास। जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था ने समाज में गहरी जड़ें जमाई, वैसे वैसे उपन्यासों में यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। आलोचकों ने उन कृतियों को अधिक महत्व देना शुरू किया जो पूंजीवादी यथार्थ, सामाजिक असमानता और औद्योगिकरण के प्रभावों को उजागर करती थी।
चार्ल्स डिकेंस, हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट जैसे लेखकों ने पूंजीवादी समाज में गरीबों के शोषण और अमीरों की संवेदनहीनता को उजागर किया। ख है मार्क्सवादी आलोचना का उदय। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंचा, तब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने साहित्य की आलोचना के लिए एक नई दृष्टि प्रस्तुत की। मार्क्सवादी आलोचकों ने उपन्यासों को वर्ग संघर्ष, आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय के संदर्भ में पढ़ना शुरू किया। पॉइंट 3 है पूंजीवाद के उदय से आलोचना में आए प्रमुख बदलाव। क है व्यक्तिवाद और यथार्थवाद पर जोर। पूंजीवादी समाज में व्यक्तिवाद और आर्थिक सफलता की अवधारणा को बढ़ावा मिला, जिससे उपन्यासों में यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को अधिक महत्व मिला। ख है सामाजिक और आर्थिक संदर्भों की विवेचना। उपन्यासों की आलोचना केवल साहित्यिक सौंदर्य बोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों का भी विश्लेषण किया जाने लगा। ग है मार्क्सवादी आलोचना का प्रभाव। पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष और सामाजिक असमानता को उजागर करने वाले उपन्यासों को विशेष रूप से महत्व दिया जाने लगा। घ है उत्तर आधुनिकतावादी आलोचना। पूंजीवादी समाज में उपन्यासों को एक उत्पाद के रूप में देखने की प्रवृत्ति विकसित हुई, जहां साहित्य का मूल्यांकन उसकी बाजार में सफलता के आधार पर किया जाने लगा। निष्कर्ष है पूंजीवाद के उदय ने न केवल उपन्यासों की विषय वस्तु को प्रभावित किया, बल्कि उनकी आलोचना की प्रवृत्तियों को भी नया रूप दिया। पूंजीवादी समाज में उपन्यास की भूमिका को लेकर नए प्रश्न उठाए। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 13 का प्रश्न संख्या 3 है। रूसी उपन्यास के संदर्भ में दोस्तोयेव्स्की और तोल्स्टॉय की विशेषताएं बताते हुए उनकी भिन्न उपन्यास दृष्टि पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है रूसी साहित्य विश्व साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें 19वीं शताब्दी के दो महान उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की और लियो तोल्स्टॉय का योगदान अतुलनीय है। दोनों लेखकों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से मनुष्य की आंतरिक दुनिया, समाज, धर्म, नैतिकता और दार्शनिक विचारधाराओं को व्यापक रूप से अभिव्यक्त किया। हालांकि उनकी साहित्यिक दृष्टि, लेखन शैली और उपन्यासों की विषय वस्तु में स्पष्ट भिन्नताएं देखी जाती है। इस निबंध में हम दोस्तोयेव्स्की और तोल्स्टॉय की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए उनकी उपन्यास दृष्टि की तुलना करेंगे। पॉइंट 1 है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की विशेषताएं। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की 1821 से 1881 रूसी साहित्य में मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद और दार्शनिक कथानकों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में मनुष्य की आंतरिक मानसिकता, अपराधबोध, नैतिकता और अस्तित्ववाद जैसे विषय प्रमुखता से उभरते हैं। पॉइंट क है मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। दोस्तोयेव्स्की के उपन्यास मानवीय भावनाओं की गहराई में उतरते हैं। उनके पात्र आमतौर पर मानसिक द्वंद्व, अपराधबोध और आत्मनिरीक्षण से गुजरते हैं। उदाहरण के लिए क्राइम एंड पनिशमेंट 1866 में रास्कोलनिकोव का चरित्र अपराध और पश्चाताप की गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा को दर्शाता है। ख है नैतिकता और धार्मिकता का संघर्ष। दोस्तोयेव्स्की का लेखन मानवीय नैतिकता और ईश्वर में विश्वास के बीच अंतर्द्वंद को उजागर करता है। वे धार्मिकता, ईसाई आध्यात्मिकता और नैतिकता पर जोर देता है। उदाहरण द डेमन्स 1872 में
उन्होंने नास्तिकता और राजनीतिक क्रांतिकारियों की विचारधारा की आलोचना की। ग है अस्तित्ववादी चिंतन। उनकी रचनाएं अस्तित्ववाद के शुरुआती विचारों को दर्शाती है। उनके पात्र अक्सर समाज से कटे हुए, अकेले और अपने जीवन के अर्थ को खोजते हुए दिखाई देते हैं। पॉइंट 2 है लियो तोल्स्टॉय की विशेषताएं। लियो तोल्स्टॉय 1828 से 1910 यथार्थवादी उपन्यासों और समाज का नैतिकता के विस्तृत चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कृतियाँ मुख्य रूप से समाज, राजनीति, युद्ध, परिवार और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित है। क है सामाजिक यथार्थवाद। तोल्स्टॉय के उपन्यास रूसी समाज, किसानों, अभिजात्य वर्ग और ऐतिहासिक घटनाओं को बारीकी से चित्रित करते हैं। उनके विवरण अत्यंत विस्तृत और प्रामाणिक होते हैं। उदाहरण वार एंड पीस 1869, रूस के नेपोलियन युद्धों के दौरान समाज की जटिलताओं और ऐतिहासिक घटनाओं का यथार्थवादी चित्रण करता है। ख है नैतिकता और मानवता पर ध्यान। तोल्स्टॉय का साहित्य मानवीय नैतिकता, परोपकार और सच्चे जीवन की खोज की ओर प्रवृत्त है। वे अहिंसा, प्रेम और सादगी को जीवन के आवश्यक तत्व मानते थे। उदाहरण द डेथ ऑफ इवान इलिच 1886 में मृत्यु के भय और जीवन की सच्चाई को गहराई से दर्शाया गया है। पॉइंट 3 है दोस्तोयेव्स्की और तोल्स्टॉय की उपन्यास दृष्टि की तुलना। तब फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की तोल्स्टॉय मुख्य विषय मनोवैज्ञानिक यथार्थ, अपराधबोध, अस्तित्ववाद, नैतिकता और धर्म, समाज, इतिहास, युद्ध, परिवार, नैतिकता और मानवता कथानक की शैली जटिल, गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पात्रों के आंतरिक संघर्ष पर केंद्रित विस्तृत ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश। दोस्तोयेव्स्की और तोल्स्टॉय दोनों ही विश्व साहित्य के महान लेखक हैं, लेकिन उनकी उपन्यास दृष्टि में गहरी भिन्नता है। इसके साथ ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 13 का क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय भाषाओं में लिखे आरंभिक उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना और आंदोलन का अंकन किन किन रूपों में हुआ है। उत्तर है भारतीय भाषाओं में उपन्यास लेखन की परंपरा 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजों का शासन अपने चरम पर था और राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारी धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। भारतीय समाज में जागरूकता और स्वतंत्रता की चेतना को साहित्यकारों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से व्यक्त किया। विशेष रूप से बंगाली, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे गए आरंभिक उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन के तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पॉइंट 1 है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वीरता का चित्रण। भारत के आरंभिक उपन्यासों में राष्ट्रीय चेतना को प्रकट करने के लिए इतिहास का सहारा लिया गया। भारतीय इतिहास में गौरवशाली अतीत और वीरता की कथाएं उपन्यासकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। क है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ 1882। आनंद मठ भारतीय उपन्यास साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह 1770 की पृष्ठभूमि पर भारत माता के प्रति प्रेम, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह और बलिदान की भावना को
अभिव्यक्त किया गया है। इस उपन्यास का गीत वंदे मातरम बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का मंत्र बन गया। ख नंबर है वीरता और बलिदान के अन्य चित्रण। मराठी में मोज कुम्भार और तमिल में चित्रलेखा जैसे उपन्यास भी भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर करते हैं। गुजराती उपन्यासकार गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के शाश्वती चंद्र में भी भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की भावना की अभिव्यक्ति मिली। पॉइंट 2 है सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से ग्रसित था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव और नारी शिक्षा का अभाव। समाज सुधारकों ने इस समस्याओं को दूर करने के लिए साहित्य का सहारा लिया, जिससे राष्ट्रीय जागरूकता भी उत्पन्न हुई। पॉइंट क है इसके अंदर प्रेमचंद्र के उपन्यास। प्रेमचंद्र के उपन्यास प्रेमाश्रम 1922। यह उपन्यास ब्रिटिश सरकार की भूमि नीतियों और किसानों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालता है, जिससे जमींदारों और अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किसानों के शोषण का चित्रण किया गया है। अगला है पॉइंट ख रविंद्रनाथ ठाकुर का घरे बायरे 1916। इसमें ब्रिटिश शासन के प्रभाव और स्वदेशी आंदोलन के अंतर्द्वंद को दर्शाया गया है। यह उपन्यास राष्ट्रवाद के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर करता है। पॉइंट 3 है स्वदेशी आंदोलन और स्वावलंबन की भावना। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान भारतीय उपन्यासों में स्वदेशी वस्त्रों और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की भावना को दर्शाया गया। इसके अंदर का पॉइंट है घरे बायरे में नीलिशेष और संदीप के माध्यम से स्वदेशी बनाम विदेशी वस्त्रों के उपयोग पर बहस को दर्शाया गया। अगला पॉइंट है हिंदी और बंगाली उपन्यासों में ग्रामीण भारत और कुटीर उद्योगों के महत्व को उजागर किया गया। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की रचनाओं में किसानों, मजदूरों और गरीब वर्गों के संघर्ष को दिखाया गया, जो आर्थिक स्वदेशीकरण का समर्थन करता है। पॉइंट 4 है नारी शक्ति और राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय उपन्यासों में महिलाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न अंग दिखाया गया। पॉइंट 1 है देवी चौधरानी की नायिका न केवल एक सामाजिक सुधारक थी, बल्कि वह एक क्रांतिकारी भी थे। अगला पॉइंट है प्रेमचंद्र की निर्मला और सेवा सदन जैसी कृतियों में महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर बल दिया गया, जो राष्ट्रीय निर्माण के लिए आवश्यक था। अगला पॉइंट है बंगाली और मराठी साहित्य में भी नारी सशक्तिकरण को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा गया। अगला पॉइंट 6 है सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय निर्माण। राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधार भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा था। पॉइंट 1 है प्रेमचंद के उपन्यासों में किसान, मजदूर और गरीब वर्गों के अधिकारों की चर्चा की गई। अगला पॉइंट है बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यासों में भारतीय समाज की कुरीतियों और उनके उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया गया। अगला पॉइंट है मराठी और गुजराती साहित्य में भी सामाजिक सुधार और जाति प्रथा के उन्मूलन को लेकर जागरूकता पैदा की गई। निष्कर्ष है भारतीय भाषाओं के आरंभिक उपन्यास केवल मनोरंजन के साधन नहीं थे, बल्कि वे राष्ट्रीय भावना के संवाहक भी थे। इन उपन्यासों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है।
MSD 13 का प्रश्न संख्या 5 है। प्रेमचंदितर उपन्यासों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के प्रतिबिंबन का सफल प्रयास दिखाई देता है। इस कथन की साधारण व्याख्या कीजिए। उत्तर है प्रेमचंद भारतीय उपन्यास साहित्य के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे, जिन्होंने राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना और स्वतंत्रता संग्राम को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से स्थान दिया। लेकिन प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकारों ने भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को अपने साहित्य में प्रभावी रूप से चित्रित किया। इस उपन्यासों में स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं, सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव को उकेरा गया। प्रेमचंदितर उपन्यासों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के प्रतिबिंबन को समझने के लिए हमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे उपन्यासों की चर्चा करनी होगी। पॉइंट 1 है हिंदी उपन्यासों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। इसका क है यशपाल का दिव्या और झूठा सच। यशपाल का साहित्य प्रेमचंद के बाद का सबसे प्रभावशाली राष्ट्रीयवादी साहित्य माना जाता है। पॉइंट 1 है झूठा सच 1958। यह उपन्यास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधाराएं विभाजन के समय राजनीति और समाज में बिखर जाती है। अगला पॉइंट है दिव्या 1945। इस उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। ख है अज्ञेय का शेखर एक जीवनी। अज्ञेय के इस उपन्यास में क्रांतिकारी आंदोलन, जेल जीवन और ब्रिटिश शासन के दमन चक्र को गहराई से दिखाया गया है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक क्रांतिकारी उपन्यास है। ग है राहुल सांकृत्यायन का बोलगा से गंगा। इस उपन्यास में भारतीय इतिहास के विभिन्न चरणों को दिखाया गया है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम का प्रभावशाली चित्रण है। यह उपन्यास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आंदोलन को देखने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है पॉइंट 2 बंगाली उपन्यासों में स्वतंत्रता संग्राम। बंगाली साहित्य में भी स्वतंत्रता आंदोलन की गहरी छाप देखने को मिलती है। पॉइंट है ताराशंकर बंदोपाध्याय का गणदेवता। यह उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ग्रामीण भारत के सामाजिक और राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है। अगला है मणिक बंदोपाध्याय का पदा नदीर माझी। इस उपन्यास में बंगाल के ग्रामीण समाज और उनके संघर्ष को दिखाया गया है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। पॉइंट 3 है मराठी उपन्यासों में स्वतंत्रता संग्राम। मराठी साहित्य में भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पॉइंट है V.S. खांडेकर का ययाति। इस उपन्यास में भारतीय समाज और राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव को दर्शाया गया है। पॉइंट है संकट पाटिल का साहित्य। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न पक्षों को उकेरा है। निष्कर्ष है प्रेमचंद उपन्यासों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का सफल प्रतिबिंबन हुआ है। इन उपन्यासों में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न रूपों को दिखाया गया। पॉइंट 1 है क्रांतिकारी आंदोलन, अज्ञेय, यशपाल। पॉइंट 2 गांधीवादी संघर्ष और असहयोग आंदोलन, ताराशंकर बंदोपाध्याय, V.S. खांडेकर। पॉइंट 3 है सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव, भीष्मशाहिनी, मणिक बंदोपाध्याय। पॉइंट 4 है विभाजन और स्वतंत्रता के बाद का संघर्ष,
यशपाल, भीष्मशाहिनी। इस प्रकार प्रेमचंद के बाद के उपन्यासों में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता गहराई से दिखती है। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 13 का क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए। उसका क है राष्ट्रीय चेतना और नव जागरण का अंतः संबंध। उत्तर है राष्ट्रीय चेतना और नव जागरण का गहरा अंतः संबंध है। नव जागरण का अर्थ है सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरूकता जो किसी राष्ट्र की अस्मिता और स्वतंत्रता की भावना को प्रबल बनाती है। भारत में नवजागरण ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया और स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक आधार प्रदान किया। पॉइंट 1 है नवजागरण, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता। 19वीं शताब्दी में भारत में नवजागरण की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य समाज सुधार, शिक्षा का प्रसार और आधुनिक विचारों को बढ़ावा देना था। इस आंदोलन ने भारतीयों को औपनिवेशिक शोषण, सामाजिक कुरीतियों और जातिवाद से मुक्ति पाने की प्रेरणा दी। पॉइंट है राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर सामाजिक सुधारों की नींव रखी। अगला पॉइंट है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा का समर्थन किया। अगला पॉइंट है ज्योतिराव फूले ने दलित उत्थान और शिक्षा के लिए कार्य किया। अगला पॉइंट 3 है नव जागरण और राष्ट्रीय चेतना का विकास। जैसे जैसे समाज में जागरूकता बढ़ी, वैसे वैसे राष्ट्रीय चेतना भी विकसित हुई। भारतीयों को अपने गौरवशाली अतीत और स्वतंत्रता के महत्व का बोध हुआ। पॉइंट है ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ असंतोष बढ़ा। अगला पॉइंट स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता की भावना जागी। अगला पॉइंट है भारतीय साहित्य और पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। पॉइंट 3 है स्वतंत्रता संग्राम में नव जागरण की भूमिका। नव जागरण ने भारतीयों को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और अन्य नेताओं के नव जागरण के मूल्यों को अपनाकर स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। निष्कर्ष है नव जागरण और राष्ट्रीय चेतना एक दूसरे के पूरक हैं। नव जागरण ने समाज को जागरूक किया, जिससे राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई और भारत को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार किया। अतः नव जागरण का श्रेष्ठ मूल्य और राष्ट्रीय भावना का स्वरूप ही हमारे देश को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 13 का क्वेश्चन नंबर 6 का ख है भारतीय उपन्यास का उदय। उत्तर है उपन्यास आधुनिक गद्य की एक लोकप्रिय कथात्मक विधा है। उपन्यास जीवन के विभिन्न पक्षों को संपूर्णता के साथ व्यक्त करता है। उपन्यास विधा के उदय के पीछे अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों तथा सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों का सहयोग रहा है। आधुनिक युग के आगमन के साथ साहित्य में अभिव्यक्त होने वाला आदर्श यथार्थ में परिवर्तन होने लगा। भारतीय उपन्यास का उदय भारत में साहित्य लेखन की प्राचीन परंपरा रही है। वेद, पुराण और उपनिषद इसका परिचायक है। समय के साथ साथ बदलती परिस्थितियों और प्रवृत्तियों ने साहित्य के स्वरूप को परिवर्तित किया। इसके फलस्वरूप महाकाव्य और उपन्यास जैसे बृहद साहित्य ग्रंथ रचे गए। भारत में उपन्यास आधुनिक युग में विकसित होने वाला साहित्यिक स्वरूप है। भारतीय भाषाओं में गोदान, मैला आंचल हिंदी, चेम्मीन मलयालम, संस्कार कन्नड़, चेरमान कादली, अम्मा बंधाल तमिल, मृत्युंजय मराठी,
देवदास, आनंदमठ, जंगल के दावेदार, बांग्ला आदि महत्वपूर्ण रचे गए भारतीय उपन्यासों के उदय में अनेक परिस्थितियों ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 13 का क्वेश्चन नंबर 6 का गौ है अंग्रेजी उपन्यास और 18वीं सदी। उत्तर है उपन्यास आधुनिक युग की एक प्रमुख साहित्यिक गतिविधि है। उपन्यास में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों व प्रवृत्तियों का व्यापक चित्रण होता है। उपन्यास पाश्चात्य साहित्य की देन है। अंग्रेजी उपन्यास का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था। इस समय उपन्यास की आधारशिला तैयार हुई। अभिजात्य की परंपरा को बदलते हुए उपन्यास की विषय वस्तु के रूप में जनसाधारण की भावनाओं और व्यथाओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया। उपन्यास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति डेनियल डेफो थे। 18वीं शताब्दी में हॉरेस वालपोल, एन रैडक्लिफ, ओरिएंटल टेल, विलियम गॉडविन और ओलिवर गोल्डस्मिथ जैसे पुरुष लेखकों के साथ साथ फैनी वर्नी, चार्लोट स्मिथ, मारिया एडगेवर्थ आदि महिला लेखकों ने भी अंग्रेजी उपन्यास के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जो हम अंग्रेजी उपन्यास को इतना परिष्कृत और परिपक्व देखते हैं, उसका आधार 18वीं शताब्दी में ही आरंभ हुआ था। अंत में हम यह कह सकते हैं कि उपन्यास का विकास और विस्तार यूरोपीय देशों में हुआ। 18वीं शताब्दी में डेनियल डेफो, जोनाथन स्विफ्ट, रिजडन्स और स्टन के हाथों अंग्रेजी उपन्यास का विकास हुआ। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 13 का क्वेश्चन नंबर 6 का घ है उपन्यास की भाषा। इस पर टिप्पणी करना है। उत्तर है उपन्यास की भाषा पाठकों तक लेखक के विचार, भावनाएं और सामाजिक यथार्थ को पहुंचाने का माध्यम होती है। यह भाषा जितनी सहज, सरल और प्रभावशाली होती है, उपन्यास उतना ही अधिक प्रभाव डालता है। पॉइंट 1 है यथार्थपरक और सहज भाषा। उपन्यास की भाषा आमतौर पर सरल, सुगम और प्रासंगिक होती है ताकि पाठक उससे सहज रूप से जुड़ सके, तथा प्रेमचंद के उपन्यासों में ग्रामीण और शहरी जीवन की सजीव प्रस्तुति के लिए सहज हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। पॉइंट 2 है संवेदनशील और साहित्यिक भाषा। उपन्यासों में भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि उसमें भावनात्मक गहराई और साहित्यिक सौंदर्य भी होता है, तथा हिंदी के आधुनिक उपन्यासों में प्रतीक, बिंब, मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग देखा जाता है। पॉइंट 3 है प्राकृतिक एवं सामाजिक संदर्भों से युक्त भाषा। उपन्यासों की भाषा में समाज, संस्कृति, परंपराएं और स्थानीय बोली बानी का समावेश होता है। फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल में क्षेत्रीय भाषा, लोकगीत और बोलचाल की शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार उपन्यास की भाषा कथानक, पात्रों और सामाजिक संदर्भों के अनुसार बदलती रहती है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 13 का क्वेश्चन नंबर 6 का अंगों, और ये इस MSD का जो है सबसे लास्ट प्रश्न है। उपन्यास में किसान चेतना और स्त्री चेतना। उत्तर है उपन्यास साहित्य का एक प्रमुख रूप है जो समाज के विभिन्न पक्षों को उजागर करता है। इसमें किसान चेतना और स्त्री चेतना दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सामाजिक संरचना, शोषण, संघर्ष और परिवर्तन के प्रतिबिंबक होते हैं। ये दोनों चेतनाएं विशेष रूप से हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय रूप से उभरी है, जहाँ किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की स्थिति को गहराई से चित्रित किया गया है।
जिसका वर्णन हम आगे की पंक्ति में विस्तार पूर्वक कर रहे हैं। अगला पॉइंट है किसान चेतना। किसान चेतना का तात्पर्य है किसानों के जीवन, उनकी समस्याओं, संघर्षों, आर्थिक विषमताओं और सामाजिक अन्याय को समझने से है। भारतीय समाज में किसान हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण वर्ग रहा है, लेकिन वह आर्थिक शोषण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सदैव पीड़ित रहा है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में होरी का चरित्र किसान चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण है। होरी एक ईमानदार किसान है जो अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक शोषण का शिकार होकर अंततः दम तोड़ ही देता है। अन्य उपन्यासों में भी किसान चेतना को विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण भारत की वास्तविकता को दर्शाता है, जहां किसानों की गरीबी, संघर्ष और राजनीतिक परिस्थितियों को उभारा गया है। अगला पॉइंट है स्त्री चेतना। स्त्री चेतना का तात्पर्य समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों, संघर्षों और आत्मनिर्णय की भावना से है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में स्त्रियों को पुरुषों के अधीनस्थ माना जाता रहा है, लेकिन उपन्यासों के माध्यम से उनकी आवाज़ को प्रमुखता मिलती है। प्रेमचंद के उपन्यासों में स्त्री चेतना स्पष्ट रूप से झलकती है। निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा और स्त्रियों के प्रति समाज की कठोर मानसिकता को उजागर किया गया है। वहीं सेवा सदन में वैश्या समस्या को उठाते हुए स्त्री जीवन की कठिनाइयों को दिखाया गया है। निष्कर्ष, प्रेमचंद के या किसी अन्य के उपन्यासों में किसान चेतना और स्त्री चेतना दोनों ही समाज के दो बड़े वर्गों की वास्तविकता को प्रस्तुत करने में सहायक रहे हैं। जहां किसान चेतना ग्रामीण भारत के संघर्षों और शोषण को उभारती है, वहीं स्त्री चेतना महिलाओं की मुक्ति और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होती है। इन उपन्यासों ने समाज को सोचने और परिवर्तन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही MSD 13 का पूरा प्रश्न का उत्तर का श्रृंखला समाप्त हो गया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना प्यार, अपना सुझाव, अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार